अंगुलियां आतुर, तुरंत पसार। शेखर, खींचते नीले पटका छोर, टका जिसमें जाने किशोर। शेखर, कौन? ओ माधव, क्या कर रहे हो शेखर? यहाँ आओ माधव, यहाँ बैठो। सुनो, मैं तुम्हें कुछ सुनाता हूँ। तुमने भोर का तारा देखा है कभी? हाँ, क्यों? कैसा अकेला सा एकटक देखता रहता है, जानते हो क्यों? नहीं जानते? बात यह है कि एक बार रजनी बाला अपने प्रियतम प्रभात से मिलने चली, गहरे नीले कपड़े पहनकर, जिसमें सोने के तार टके हुए थे। ज्यों ही निकट पहुंची, त्यों ही लाज की आंधी आई और रजनी बाला चली गई। फिर क्या हुआ? प्रभात अकेला रह गया? नहीं, प्रभात ने अपनी अंगुलियां पसार कर उसके नीले पट का छोर अपनी ओर खींच लिया। यह भोर का तारा है ना, उसी छोर में टका हुआ सोने का कण है। एक टक प्रीतम प्रभात को निहार रहा है। क्यों? वाह, बहुत ऊंची कल्पना है। लिख चुके क्या? नहीं, अभी और लिखूंगा। बैठा था कितने में तुम आ गए। और तब उन्हें ज्ञात हुआ कि तुम धरती पर ही बैठे, आकाश में नहीं। अच्छा शेखर, कहीं तुम मुझे कोस तो नहीं रहे हो? नहीं, क्यों? क्योंकि तुम्हारी परियों और तारों की दुनिया में मैं मनुष्यों की दुनिया में। अरे भाई, इसमें हंसने वाली ऐसी क्या बात है? परियों और मनुष्यों के दुनिया। कभी कभी तो मुझे तुम में भी कविता दिख पड़ती है। मुझ में तुम अटखेलियां करना जानते हो शिखर। कविता तो कोमल हृदयों की चीज है और मुझ जैसे कामकाजी राजनीतिज्ञों के छूने भर से मुरझा जाती है। हमारे लिए तो दुनिया की और ही उलझने बहुत है। माधव, तुमने कभी ये सोचा है कि इन उलझनों से बाहर निकलने का मार्ग भी हो सकता है? और हम लोग करते ही क्या हैं? रात दिन मनुष्यों की नई नई उलझने सुलझाने का ही उद्योग करते रहते हैं। यही तो नहीं करते। तुम राजनीतिक और मंत्री लोग बड़ी संजीदगी के साथ अमीरी, गरीबी, युद्ध और संधि की समस्याओं को हल करने का अभिनय करते हो, परंतु मनुष्य को इन उलझनों से बाहर कभी नहीं लाते। हाँ, कभी इसका प्रयत्न करते हैं, परंतु उन्हें पागल की संज्ञा दी जाती है। कवि, तुम इन उलझनों से बाहर निकलने का प्रयास ही नहीं करते। तुम तो इन्हें भूलने का प्रयास करते हो। तुम सपना देखते हो कि जीवन सौंदर्य है। हम जागते रहते हैं और देखते रहते हैं कि जीवन कर्तव्य है। मुझे तो सौंदर्य ही कर्तव्य जान पड़ता है। मुझे जहां सौंदर्य दिखता है वहीं वहीं जीवन दिख पड़ता है। अच्छा माधव, तुमने सम्राट के भवन के पास राजपथ के किनारे उस अंधी भिखमंगी को कभी देखा है? हाँ। मैं उसे सदा भीख देता हूं, जानते हो क्या? क्यों? दया सज्जनस्य भूषणम्। दया? हाँ, मैं उसे इसलिए भी देता हूं क्योंकि मुझे उसमें कविता, एक लय, एक व्यथा झलक पड़ती है। उसका वो झुर्रियोंदार चेहरा, उसके वो कांपते हुए हाथ, उसकी वो झुकी हुई कमर, उसकी वो आंखों के नीचे वो बेबस गड्ढे, ऐसा लगता है जैसे मानो कोई शिल्पी जो है ढांचे पे डला हो। शेखर, टाट में रेशम का पैबंद क्यों लगाते हो? ऐसी कविता तो तुम्हें किसी देवी की प्रशंसा में करनी चाहिए थी। किस देवी?
ये तो उसके पुजारी से पूछो। लेकिन मैं तो नहीं जानता किसी पुजारी को। अपने को आज तक किसी ने जाना है शेखर? अच्छा शेखर, सच बता, तुम छाया से प्यार करते हो? कितनी बार पूछोगे? बहुत प्यार करते हो। जीवन में दो ही तो साधना है, एक छाया का प्यार और दूसरी कविता। और छाया? हम दोनों नदी के दो किनारे हैं जो एक दूसरे की ओर मुड़ते हैं लेकिन मिल कभी नहीं पाते। सुनो शेखर, नदी सूख भी तो सकती है। नहीं माता, उसके भाई देवदत्त से किसी भी तरह की आशा करना व्यर्थ है। मेरे लिए तो उसका हृदय सूखा हुआ है। क्यों? तुम पूछते हो क्यों? अरे तुम तो सम्राट स्कंदगुप्त के दरबारी हो और देवदत्त एक मंत्री। अरे मंत्री की बहन का एक मामूली से कवि से क्या संबंध हो सकता है? मामूली कवि? शेखर, तुम अपने आप को मामूली आदमी समझते हो? और क्या समझू, राजकवि। अच्छा सुनो शेखर, मैं तुम्हें एक समाचार सुनाता हूँ। कैसा समाचार? कल रात में राजभवन गया था। इसमें तो कोई नई बात नहीं, जो तुम्हारा काम ही है। नहीं, कल एक उत्सव था। स्वयं सम्राट ने कुछ लोगों को बुलाया था। गाने हुए, दावत हुई। एक स्त्री ने बहुत सुंदर गीत सुनाया। सम्राट तो इस गीत पर रीझ गए। ये सब तो मुझे क्यों सुना रहे हो माधव? क्योंकि सम्राट ने उस गीत बनाने वाले का नाम पूछा और पता चला कि उसका नाम था क्या? अभी और तो सुनो। उस स्त्री ने सम्राट से कहा, अगर आपको ये गाना पसंद है तो इसके लिखने वाले कवि यानी लिखने वाले कवि को कल महाराजा लिखने वाले कवि को दरबार में बुलाइए और वो कल से वो कवि महाराजा धीराज सम्राट स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जाएगा। मैं? श्रीमान, क्या आप ही का नाम शेखर है? मैं जाऊंगा सम्राट के दरबार में? तुम कहीं सपना तो नहीं देख रहे माधव? सपने तो तुम देखा करते हो। वैसे मेरा समाचार अभी पूरा कहाँ हुआ? वो युवती कौन है वो? क्या किसी भी तरह प्रेम करने चले? छाया? ओ माधव। और सुनो, हाँ? सम्राट ने देवदत्त को आज्ञा दी है कि वो तक्षशिला जाकर वहां के क्षत्रप वीरभद्र के विद्रोह को दबाएं। उनके साथ मैं भी जाऊंगा, समझे? तो क्या सची छाया ने ऐसा कहा? सची? शेखर, 8 दिन बाद आर्य देवदत्त और मैं तक्षशिला चल गए। उसके बाद छाया कहाँ रहेगी? इतना भाग्य, इतना विश्वास नहीं होता है माधव। ना करो विश्वास, लेकिन भले मानस, छाया क्या इस कूड़े में रहेगी? ये बिखरे हुए कागज, ये फटी हुई चादर और ये फटे हुए वस्त्र, लापरवाही की भी सीमा होती है। तो क्या मैं इन बातों की परवाह करता हूँ? और फिर मैं तो परवाह करता हूँ फूलों की पंखुड़ियों पर झटमगाती हुई ओस की। संध्या के समय सूर्य की किरणों को अपने गोद में समेट लेने वाले बादल के टुकड़ों। मैं परवाह करता हूँ सुबह के समय आकाश के कोने में टिमटिमाने वाले तारे। एक चीज रह गई। क्या? जिसे तुम वृक्षों के नीचे फैली देखते हो, वृक्षों के नीचे? जिसे तुम दर्पण में झांकती देखते हो, दर्पण में? जिसे तुम अपने हृदय में हमेशा देखते हो। कौन छाया? छाया। छाया।
है क्या ये पहचान? चांदनी को पाकर नव वर्ष चमक उठते पत्ते नादान, पवन को परस सलील की लहर, छाया, प्यार। आप कब आए? जब आप अपना इतना प्यारा सा गीत गा रही थी। आपको बताना तो चाहिए था। हाँ, बताना तो चाहिए था, लेकिन अगर बता देता तो इतना मधुर गीत मैं कैसे सुन पाता। खैर, छाया, तुम्हें एक कहानी मालूम है? कौन सी? एक बहुत ही सुंदर सी कहानी। सुने, कैसी कहानी है? एक राजा के यहाँ एक कवि रहता था, युवक और भावुक। राज दरबार में सब लोग उसका बहुत ही आदर करते थे। राजा तो उस पर निछावर था। राजा रोज सुबह उसके मुंह से एक नई कविता सुनता, नई और सुंदर कविता। परंतु उसमें एक बुराई थी। वो अपनी कविता केवल सुबह के समय सुनाता। यदि राजा उससे पूछता कि तुम दोपहर या संध्या को अपनी कविता क्यों नहीं सुनाते, तो कहता कि मैं रात के तीसरे पहर ही अपनी कविता लिख सकता हूँ। राजा उससे रुष्ट नहीं हुआ? नहीं। राजा ने सोचा कि कवि के घर चलकर ये भेद जानना चाहिए। रात के तीसरे पहर राजा वेश बदलकर कवि के घर के पास खिड़की के नीचे बैठ गया। उसके बाद राजा ने देखा कि कवि जो है ना लेखनी तैयार करके बैठ गया है। थोड़ी देर बाद कहीं से बहुत ही सुरीला, बहुत ही मधुर स्वर राजा के कान में पड़ा। राजा तो झूमने लगा और कवि की लेखनी आप ही आप चलने लगी। फिर क्या? राजा महल को वापस आ गया। उसके बाद उसने कवि से कभी नहीं पूछा कि वो अपनी कविता केवल सुबह के समय क्यों सुनाता है। भला बताओ तो उसने क्यों नहीं पूछा? बताओ। हाँ हाँ। क्योंकि उस राजा को ये मालूम हो गया था कि उस गायिका के स्वर में ही उस कवि की कविता थी। और बताओ, वो गायिका और कोई नहीं, उस कवि की पत्नी थी। ओ छाया, तुम। और बताओ, उस कवि को कहानी बताने का बहुत शौक था, झूठी कहानी। और बताओ, उस कवि के बाल लंबे, कपड़े ढीले ढाले, गले में फूलों की माला और माथे पर। ओ छाया, तुम ही बताओ कि तुम्हारे गान, तुम्हारे प्रेम, तुम्हारी प्रेरणा के बिना मेरी कविता क्या होती? तुम ही कविता। प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री एक कविता है। क्या मतलब है? कविता तुम्हारे सोने दिलों में संगीत भरती है। स्त्री भी तुम्हारे उबे हुए मन को बहलाती है। पुरुष जब जीवन के सूखे चट्टानों पर चढ़ता चढ़ता थक जाता है, तब यह सोचता है, चलो चलकर कहीं मन बहलाव कर ले। और फिर स्त्री पर अपना सारा प्यार, अपने सारे अरमान निछावर कर देता है। मानो दुनिया में कुछ हो ही ना। और उसके बाद जब चांदनी बीत जाती है, कविता भी नीरव हो जाती है, वो चट्टानें उसे फिर बुलाती है और पुरुष ऐसे भागता है मानो पिंजरे से छूटा हुआ पंछी। और स्त्री के लिए फिर वही अंधेरा, फिर वही सूनापन। तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो। एक दिन तुम मुझे छोड़ के ना चले जाओगे। लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ? नहीं, मैं नहीं मानती। सुनो, मेरे जीवन में ऐसी सूखी चट्टान थोड़ी है। मेरी कविता ही मेरी हरी भरी वाटिका है। मैं उससे प्रेम करता हूँ।
क्योंकि मुझे उसमें सौंदर्य दिखता है। मैं तुम्हें प्रेम करता हूं क्योंकि मुझे तुम्हारे हृदय में सौंदर्य दिखता है। हाँ, जिस रोज मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा, मैं अपनी कविता से दूर हो जाऊंगा और मेरी कविता मर जाएगी। नहीं शेखर, मैं मर जाऊंगी, किंतु तुम्हारी कविता रहेगी, रहेगी। याद आया, कविता से याद आया। मैं आज तुम्हें एक बहुत ही विशेष बात बताने वाला हूँ, एक ऐसा भेद जो अब तक मैंने आपसे छुपा के रखा था। रहने दो, तुम सदा ऐसी भेद और ऐसी कहानियां सुनाया करते थे। मैं सच कह रहा हूँ। देखो जो वहां पे क्या रखा हुआ, देखो देखो। उसे खोलकर पढ़ो तो क्या है। भोर का पहरा। ये तुमने कब लिखा मुझसे छुपाकर? तुम्हें याद है छाया, उस दिन जब मैं माधव के साथ तुम्हारे भाई देवदत्त से मिलने में जब इस भवन में आया था? उस दिन को मैं कैसे भूल सकती हूँ शेखर? उसी दिन तो भैया को तक्षशिला जाने की आज्ञा मिली थी और उसी दिन तो भैया ने तुम्हें और मुझे चिखा को पत्र दिखाया था, जिसने हम दोनों को सर्वदा के लिए बांध दिया था। उस दिन मैंने इस महाकाव्य को लिखना आरंभ किया था और आज ये समाप्त हो गया। शेखर, ये हमारी प्रेम की अमर स्मृति है। छाया, इसको यहाँ पे लेके आना। भोर का तारा। छाया, ये बड़ी लगन का फल है। कल सम्राट की सेवा में मैं इसे ले जाऊंगा। अच्छा, उस सभा में इसे सुनाना आरंभ करूंगा, तब सारी उज्जैनी की आंखें मेरे ऊपर। महाकाव्य, महाकाव्य, महाकाव्य। सम्राट तो गदगद हो जाएंगे और मैं कवियों का सिरमौर हो जाऊंगा। छाया, छाया, वर्षों बाद दुनिया सुनेगी कवि कुल शिरोमणि शेखर कृत भोर का तारा। शेखर, शेखर, क्या हुआ छाया? शेखर, हाँ बोलो। तुम इसे संभाल कर रखोगे ना? बस इतनी सी बात। मुझे डर लगता है कि कहीं ये नष्ट ना हो जाए और कोई इसे चुरा ना ले जाए। फिर तो अरे अरे छाया, बस इतने भर से डर गई। अरे पगली, ऐसा क्यों होने लगा? अरे आज तो कितना प्रसन्न होने का दिन है। इधर इधर देखो छाया, इधर देखो। अरे हम लोग कितने सुखी हैं। और तुम जानती हो तुम कौन हो? तुम हो तक्षशिला के अधिपति देवदत्त की बहन और उज्जैनी का सबसे बड़ा कवि शेखर की पत्नी। तक्षशिला का अधिपति और उज्जैनी का सबसे बड़ा कवि। क्यों छाया? हाँ शेखर, तुम ठीक कह रहे हो। हम लोग बहुत सुखी हैं। शेखर, शेखर। माधव, माधव, माधव तुम यहाँ कहाँ? शेखर, छाया, मैं तुमसे भीख मांगने आया। भीख मांगने तक्षशिला से? तक्षशिला से भीख? ये तुम क्या कर रहे हो माधव? हाँ, मैं तक्षशिला से ही आ रहा हूँ। यहाँ तक कैसे आ गया ये मैं नहीं जानता। हाँ, ये जरूर जानता हूँ कि आज गुप्त साम्राज्य संकट में है और हमें घर घर जाकर भीख मांगनी होगी। गुप्त साम्राज्य संकट में? तुम क्या कर रहे हो माधव? शेखर, पश्चिमोत्तर सीमा पर आग लग चुकी है। हुणों का सरदार तोड़मार भारतवर्ष पर चढ़ आया है। उसने सिंधु नदी को पार कर लिया है। उसने अंधी राज्य को नष्ट कर दिया है। उसकी सेना तक्षशिला को पैरों तले रौंद रही है। सारा पंचनंद आज उसके भय से कांप रहा है। एक के बाद एक गांव चल रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, अत्याचार हो रहा है। शीघ्र ही सारा आर्यवर्त पीड़ितों के हाहाकार से गूंजने लगे। शेखर, छाया, मैं तुमसे नई भीख मांगता हूँ। अपने देश की, अपने साम्राज्य और सम्राट स्कंदगुप्त संकट में हमारी मदद करो।
देखो देखो बाहर जनता उमड़ रही है। शेखर, तुम्हारी वाणी में वो ओज है, तुम्हारे स्वर में प्रभाव, तुम अपने शब्दों के बल पर सोई हुई आत्माओं को जगा सकते हो, युवकों में जान फूंक सकते हो। आज साम्राज्य को सैनिकों की आवश्यकता है। शेखर, अपनी ओजमयी कविता के द्वारा तुम गांव गांव जाकर वो आग फैला दो जिससे हजारों और लाखों बुझाए अपने सम्राट और देश के लिए शस्त्र हाथ में ले लें। कवि, देश ये तुमसे बलिदान मांगता है, देश ये तुमसे बलिदान मांगता है, माधव, देश ये तुमसे बलिदान मांगता है। माधव। छाया, उन्होंने कहा था मेरे प्राण क्या चीज है, इसमें तो सहस्त्रों मिट गए और सहस्त्रों को मिटना है। किसने कहा था? आर्य देवदत्त ने अंतिम समय। हाँ, माधव, माधव, सब क्या भैया? उन्होंने वीर गति पाई है छाया। तक्षशिला से 40 मील दूर विद्रोही वीरभद्र घोड़ों के दल के निकट जा पहुंचे, जहां उन्हें ज्ञात हुआ कि वीरभद्र घोड़ों से मिल गए। उनके 20 सैनिक आगे घोड़ों में फंसे हुए थे। वे चाहते तो अपने प्राण बचा सकते थे, परंतु एक सच्चे सेनापति की भांति उन्होंने अपने प्राण संकट में डाल दिए और मुझे तक्षशिला और पाटलिपुत्र को चेतावनी देने के लिए भेजा। और मैं आज शेखर, 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 माधव, तुमने मेरा प्रभात नष्ट कर दिया। अबे जाग जनता जनार्दन, कहां है भयंकर तरंगे, कहां सो रहा युद्ध गर्जन, महोवती तनिक तो उमड़, तू बुलाता तुझे तो मैं प्रभंजन। अबे जाग जनता जनार्दन, अबे जाग जनता जनार्दन, अबे जाग जनता जनार्दन। छाया, मैंने तुम्हारा प्रभात नष्ट नहीं किया, प्रभात तो अब होगा। देखो देखो, शेखर अब तक तो भोर का तारा था, अब वो सूर्य का प्रभात होगा। अबे जाग जनता जनार्दन, अबे जाग जनता जनार्दन, कहां है